हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जॉन डाल्टन ने सन 1808 में प्रतिपादन किया था। तो कई ऐसे उनके इस सिद्धांत से पहले कई ऐसे कॉम्प्लिकेशन थे केमिस्ट्री में और फिजिक्स के भी, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स का पार्ट। तो इसमें कई चीज़ें जो है मतलब उसकी जो व्याख्या जो था वो सरल नहीं था, कई कॉम्प्लिकेशन थे। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी आने के बाद कई जो हमारा वैज्ञानिक खोज है वो सरल हो गया। लेकिन जॉन डाल्टन के उस खोज में और जो उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत थे, कुछ खामियां थी। तो जब हम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों का और बहुत समय का एक प्रयास रहता है। तो जब जॉन डाल्टन की कुछ सिद्धांतों में कमियां थी, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, रासायनिक संयोजन के नियम, मिश्रण यौगिकों का जो संयोजन है उसको बहुत अच्छे तरीके से, तर्कपूर्ण और सरलता से जॉन डाल्टन के थ्योरी से हम समझ सके और उसकी व्याख्या कर सके। लेकिन उनकी कुछ सिद्धांत में जो खामियां थी उसको दूर किया गया किसके द्वारा? आधुनिक परमाणु अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम के द्वारा इसको दूर कर दिया गया। तो यहाँ से क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो जैसे जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो प्रॉपर जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई परमाणु थ्योरी है, परमाणु का सिद्धांत है। लेकिन जो परमाणु संबंधी जो आधुनिक अवधारणा है किसी एक विशेष रसायन शास्त्री या वैज्ञानिक का नहीं है, अपितु कई रसायन शास्त्रियों के प्रयास से, कई वैज्ञानिकों के प्रयास से हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम को पढ़ते हैं और जानते हैं, जो भौतिक खोजों को और रसायन में होने वाली बहुत सारे रिएक्शंस को, क्रियाओं को ज़्यादा सरलता से और भी तर्कपूर्ण हम व्याख्या करने में सफल हुए। जहाँ जहाँ हम जॉन डाल्टन के थ्योरी से नहीं थे सफल, वहाँ भी हम अब व्याख्या करने में सफल हो गए। तो हम थोड़ा सा इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम में, हम देखेंगे कि इसमें जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम है इसमें जो हम योगदान देखेंगे वो जे थॉमसन का देखेंगे, गोल्डस्टीन का देखेंगे, रदरफोर्ड का देखेंगे और नील्स बोर का देखेंगे। इन बहुत सारे रसायन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों के अनुसंधान और योगदानों से हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पर पहुंचते हैं। जो जो खामियां थी जॉन डाल्टन के, लगभग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ने, मतलब परमाणु सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा ने दूर कर दिया। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा 11th केमिस्ट्री का ये टॉपिक है आज, आधुनिक परमाणु अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम, जिसमें ये बोला जा रहा है कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है। जबकि डाल्टन की थ्योरी में क्या था कि परमाणु का जो है विभाजन संभव नहीं है, मतलब वो अविभाज्य है। लेकिन आधुनिक अवधारणा ये बोल रहा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम है कि परमाणुओं का विभाजन संभव है। तो परमाणुओं का विभाजन संभव कैसे है कि परमाणु स्वयं जो है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन आदि मौलिक कणों से बना हुआ है बना हुआ है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा रे, एंटी न्यूट्रिनो, पाइथन, मेसन, बहुत सारे कण हैं। मूल रूप से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में गहनता से फिलहाल अध्ययन करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल पर। तो खुद जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन द्रव्य का अभी भी सूक्ष्मतम भाग जो है परमाणु जो है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसका मतलब है कि एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजन किया जा सकता है। तो हम कह भी रहे थे जो आधुनिक अवधारणा है वो किसी एक विशेष रसायन शास्त्री का योगदान नहीं है, बल्कि कई रसायन शास्त्रियों, कई वैज्ञानिकों का योगदान है। जैसे इलेक्ट्रॉन को पहली बार इसके बारे में हमको जानकारी जो दिया जे थॉमसन ने दिया। प्रोटॉन के बारे में दो नाम मिलते हैं, कहीं गोल्डस्टीन मिलता है, कहीं रदरफोर्ड मिलता है। न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने 1932 में बताया। इसके खोज होने के सबसे बाद में खोजा गया। इसके खोज होने के या इसके अध्ययन के बहुत सारे कारण हैं। जब हम न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक अध्ययन करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जेम्स चैडविक के सामने क्या ऐसी मतलब समस्या आई जिसको खोज में इतना देर लगा, ठीक है। तो हम जो डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ बात की जा रही है। डाल्टन ये मानते हैं कि परमाणु अविभाज्य है, जबकि यहाँ ये बताया जा रहा है आधुनिक परमाणु के कॉन्सेप्ट में कि परमाणु का विभाजन संभव है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में विभाजन इसका संभव है।
लेकिन अभी भी द्रव्य का जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु ही है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो पहला पॉइंट जो है हमारा परमाणु अविभाज्य नहीं है, कहने का आशय ये है। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है आधुनिक परमाणु अवधारणा का वो है कि एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और जो जॉन डाल्टन है वो क्या कहते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? एक ही तत्व के परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। ये जॉन डाल्टन का हमारा थ्योरी है, जिसमें आप देखेंगे कि उनको बोलते हैं कि उनका आकार, द्रव्यमान सब इक्वल होता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु संभव हैं। उसमें सबसे पहला जो बेस्ट उदाहरण है जो आप कई जगह पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसको आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे समस्थानिक के बारे में। हाइड्रोजन समस्थानिक इसके बारे में पढ़े हैं, जिसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है हम प्रयोग करते हैं आइसोटोप। आइसोटोप हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आइसोटोप में जो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, अब जो जॉन डाल्टन का जो थ्योरी है कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन यहाँ पास जो आधुनिक अवधारणा है परमाणु के बारे में वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं। जिसमें देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक को उसमें उदाहरण लिया है कि हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी जो है हाइड्रोजन तत्व तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन या प्रोटियम बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। इसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो प्रोटियम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है 1H2, मतलब वह हाइड्रोजन तत्व का परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है 2 है। इसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो हम सब प्रयोग करते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा बोल रहा है कि एक और तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है 3 है। ये क्या है? ट्रिटियम इसको बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ट्रिटियम बोला जा रहा है। आप सामान्य तौर पर देखे होंगे, इसको बड़े अच्छे से याद रहेगा। ये वाला जब हाइड्रोजन स्पेसिफिक रिएक्शन करता है तो आप देखते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ जब ये प्रोटियम संयोग करता है तो H2O बनाता है, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 16 आता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब इसको आप देखते हैं, जब ये संयोग करता है तो जो H2O बनता है, जिसको आप D2O से भी दर्शाते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से, इसका जब आप एटॉमिक मास देखेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा D2O में, कि ऑलरेडी यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है और यहाँ पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 2 है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 20। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? भारी जल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारी जल बोला जाता है। इसके तुलना में आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 20 ही हो रहा है, कन्फर्म ना? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पास देखिएगा गलती हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पास H2O में 2 हाइड्रोजन है ना, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 1 कम 2, यहाँ पास भी गलती हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पास कितना एटॉमिक मास हो जाएगा इसका 18, और यहाँ पास हाइड्रोजन कितनी है 2। जब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है मतलब भारी जल बनाता है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अब ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा 20। यहाँ पास अब बात करेंगे, अगर ये बनाता है तो ये T2O बनाता है। इसको ट्रीटिएटेड वाटर बोला जाता है, जो जनरली लैब में नियंत्रित प्रयोग किया जाता है, सामान्य प्रयोग इसका नहीं किया जाता है। और ये हानिकारक भी है, अगर आप पी लेते हैं या आप खाद्यान्न पदार्थों के साथ इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, सीमित मात्रा में इसका उपयोग है। इसका एटॉमिक मास देखेंगे तो कितना निकल जाएगा, अगर ये बन रहा है तो 3 संख्या है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 16, तो ये आ जाता है 22। तो आप देख सकते हैं कि इतनी भिन्नता दिख रही है समस्थानिकों में, मतलब एक ही प्रकार के तत्व में जो है एक ही प्रकार के तत्व में अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, जो जॉन डाल्टन के थ्योरी के बिल्कुल ओपोजिट है। जॉन डाल्टन यहाँ तक कह रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम ये कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है समस्थानिक या आइसोटोप, जिसमें हाइड्रोजन का तत्व एक प्रोटियम के रूप में उपलब्ध है, ड्यूटेरियम के रूप में उपलब्ध है और ट्रिटियम के रूप में उपलब्ध है। ये जो जनरली है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसलिए सामान्य रूप से इसका अध्ययन आप नहीं करते हैं, न इसका सामान्य रूप से उपयोग है।
बाकी भारी जल का उपयोग जो है आप पढ़े हैं नाभिकीय रिएक्टर आदि में होता है। ठीक है, उसके बाद ये जब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम समाप्त कर लेते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम का, तो तीसरा बिंदु को और हम बढ़ते हैं। तो तीसरा बिंदु में सबसे पहले हम जब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम को पढ़ रहे हैं तो उसके रेफरेंस में हमको जॉन डाल्टन की थ्योरी को जानना भी जरूरी है। जॉन डाल्टन ये कह रहे हैं कि एक ही तत्व के परमाणु आकार में, आकृति में, भार में, सभी में समान होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है वो ये कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु के भार समान, मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु के भार समान हो, ये हो सकता है, लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु के भार भी समान हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कह रहा है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण वो बताते हैं संभारिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोबार भी हम शब्द प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, जबकि जॉन डाल्टन फोकस ये कर रहे हैं कि एक ही तत्व के परमाणु का भार जो होता है समान होता है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम जो है वो बोल रहा है कि अलग अलग तत्वों के भी परमाणु भार क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा कि इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो क्या है? संभारिक है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द आप प्रयोग करते हैं आइसोबार करते हैं। तो यहाँ पास देखिए कि दो ऐसे हम परमाणु लेते हैं, दो ऐसे तत्वों के अलग अलग परमाणु लेते हैं जिनका परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण है देखिए कैल्शियम, और एक और उदाहरण हम ले रहे हैं आर्गन। ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। ये अलग अलग तत्वों से प्राप्त परमाणु है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास 40 होता है और इसका भी एटॉमिक मास क्या होता है? 40 होता है, जो एक क्या है? आइसोबार के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आप इससे ये पता लगा पा रहे हैं कि ये भी पॉइंट जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम का जो ये बिंदु है, ये भी जो है डाल्टन के दिए गए थ्योरी से जस्ट क्या है? अपोजिट है। क्योंकि कह रहे हैं जॉन डाल्टन जिस बात को कह रहे हैं कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं उन्हीं के परमाणु द्रव्यमान, आकार, आकृति बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आधुनिक अवधारणा ये बता रहा है कि अलग अलग तत्वों के भी परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम 1, 2 और 3 महत्वपूर्ण बिंदु को हम पढ़ लिए हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है, अगला पॉइंट ये जो है कि पुनः हम जॉन डाल्टन का रेफरेंस लेते हैं, तो डाल्टन ये कह रहे हैं कि जब भी कोई तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो वे सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। यहाँ पास भी आप देखेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम जो है वो कह रहे हैं कि क्रिया तो होंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि सरल अनुपात में ही हो। सरल अनुपात का आशय है कि मान लीजिए कि यहाँ पास मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो भाग ले रहे हैं उनका अनुपात क्या है? 1:2 है। मतलब एक सरल और छोटी से छोटी संख्या के रूप में हमको ये अनुपात, ये रेशो प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सुक्रोज का, किसका हम बात कर रहे हैं? सुक्रोज का अगर हम बात करेंगे तो सुक्रोज का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं C12H22O11 होता है। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग करने का जो रेशो है, तो कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका क्या है? 12 है, इसका क्या है? 22 है, और इसका क्या है? O11 है। मतलब यहाँ पास इसका अनुपात जो है एक सरल पूर्ण संख्या के रूप में हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब इस फॉर्म में हम नहीं आ पा रहे हैं। ये बात क्लियर है। मतलब ये है कि सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ही हो, ये जरूरी नहीं है, वो किसी भी अनुपात में भाग ले सकते हैं। तो ये भी जो थ्योरी जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम द्वारा दिया गया, निसंदेह जो है जॉन डाल्टन के नियमों के विपरीत ही था, और जो सही भी है। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी चीज का जब अध्ययन किया जाता है तो तत्काल हमारा प्रयास नहीं होता है। आप खुद जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जब आप भौतिक पढ़ते हैं तो ये मानिए कि ईसा के जन्म से कई सालों पहले लोगों को ज्ञात हो चुका था विद्युत के बारे में, लेकिन विद्युत को असली रूपों में कब आया? 17वीं 18वीं शताब्दी में। मतलब कई सौ सालों के प्रयास से हम क्या करते हैं? किसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। भौतिक जगत के चीजों को जितना अध्ययन किया जाता है हम भौतिकता की ओर उतनी आसानी से बढ़ पाते हैं। तो कोई भी चीज जो आज हमारे पास अवेलेबल है, साइंस फिक्शन जो भी कोई वस्तुएं हैं, उसके पीछे कई वैज्ञानिकों का, कई लोगों का, कई समय कालखंड का वो प्रयास का प्रतिफल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है? परमाणु हमेशा सरल पूर्णांक संख्या, ये तो हो गया। उसके बाद देखिएगा एक और पॉइंट यहाँ देखिए, जो लास्ट पॉइंट है, परमाणु अविनाशी नहीं है। मतलब
क्या है कि जॉन डाल्टन यहाँ क्या कहते हैं कि परमाणु क्या है, अमर है। परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। इस बात को कौन कह रहा है, जॉन डाल्टन कह रहे हैं। लेकिन आधुनिक अवधारणा जो परमाणु के संबंध में है वो कह रहे हैं कि तत्वांतरण के माध्यम से किसी भी परमाणु को ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है। मतलब ऊर्जा के रूप में देखेंगे कि मान लीजिए कि यूरेनियम एक परमाणु है, इसमें अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं नियमित रूप से निकलती रहती हैं। मतलब ये क्या है, रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी तत्व को किसको कहते हैं, जो स्वतः भेदी किरणों का उत्सर्जन करते रहती हैं, स्वतः सेल्फ, है ना। ये क्या है, पेनिट्रेटिंग रेज का क्या है, उत्सर्जन करते रहती हैं। तो ये जो परमाणु है इन किरणों के उत्सर्जन से अलग तत्वों में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम तत्वांतरण भी कहते हैं, कि तत्वों में बदल जाना, या फिर न्यूट्रॉन या आदि छोटे कणों के, अल्फा कणों के बमबारी से एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तन हो जाता है। और इन किरणों के उत्सर्जन से ये द्रव्य जो है क्या में, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो क्या है, अमर है, वैसा बात नहीं है। अर्थात परमाणु का विनाश संभव है। अब क्या है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, इस सिद्धांत को देने में जितने रसायन शास्त्रियों वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, आने वाले चैप्टर में वृहद रूप से एक एक करके हम पढ़ेंगे। जिसमें हम जे थॉमसन का प्रयोग पढ़ेंगे, गोल्डस्टीन का प्रयोग पढ़ेंगे, रुदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे, और हम नील्स बोर का प्रयोग पढ़ेंगे। तो एटम के संबंध में जो हमारी धारणा है वो एकदम टोटली क्लियर हो जाएगी। रसायन को पढ़ने के लिए या फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो आपका है मैकेनिक्स पार्ट फिजिक्स को जो है, उसको मान लीजिए कि उसके अलावा जब आप 12th में जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, मॉडर्न फिजिक्स मिलता है। तो जब परमाणु का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होगा तो वे चैप्टर क्या हो जाएगा, टोटली आपके लिए इजी हो जाएगा। तो परमाणु के कॉन्सेप्ट को आप बड़े आसानी से समझिए और सरलता से समझिए। अगर कहीं परमाणु के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ा सा भी कठिनाई महसूस हो रहा है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो हमारे अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।